और आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव नजदीक है और इस बीच लगातार रैलियों का दौर भी जारी है। इस बीच एक बड़ा अपडेट आपके सामने। आज चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं दिग्गज और देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर अमित शाह, और यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, चुनाव नजदीक, मध्य प्रदेश में रहेंगे अमित शाह। 3 दिन के लिए छिंदवाड़ा में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो देखिए, बैठकें भी होंगी अमित शाह की, जनसभा भी होगी। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जाएंगे राहुल गांधी। देखिए, मध्य प्रदेश में अमित शाह वर्सेस प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ में राहुल जा रहे हैं। वहां पर बघेल सरकार बचेगी या फिर नहीं बचेगी, इसको लेकर वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि सरकार उनकी बची रहे। चुनावी अभियान तेज हो गया है, कौन मैदान मारेगा, इसीलिए लगातार बीजेपी कांग्रेस आप देख रहे हैं किस तरीके से जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, 3 दिन के एमपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। वो अलग अलग हिस्सों में जाकर के बैठकें भी करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित वहां पर लगातार करेंगे और साथ ही साथ अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश है। वहीं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, वहां पर वो जनसभा भी करेंगे, रैली के जरिए वोट की अपील करेंगे, अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश बीजेपी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखिए, चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, उससे पहले दावों का दंगल और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। देखिए कैसे हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। शिवराज सिंह का टर्म यहाँ तक मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स के खत्म हो चुका है। हमारी तैयारी 2018 के अपेक्षा के संदर्भ में देखें तो तब से काफ़ी अधिक तैयारी हमारी है। इस बार हमें 2018 की अपेक्षा बेहतर सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है, नए नए वादे करने आ गए, झूठ का महा वचन पत्र फिर दे दिया आपने। मैं आज फिर पूछ रहा हूं, साहस है तो जवाब दें। गरीब बेगा भारिया सहरिया के 1000 रुपया कमलनाथ जी ने क्यों बंद किए थे? जवाब दें। संबल योजना क्यों बंद की? गरीबों के मकान भेजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वापस क्यों कर दिए? कांग्रेस ये स्वीकार करे कि पहले जो हमने वचन पत्र दिया था वो झूठा था, अब ये नया झूठ पत्र लेके आ गए। तो आइए ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की तैयारी चल रही है जानेंगे हमारे सहयोगियों से। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के चुनावी हलचल पर ब्रजेश राजपूत हमसे बात करेंगे। रविकांत को आप देख रहे हैं रायपुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र कुमार जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन तमाम सहयोगियों से ग्राउंड जीरो को लेकर बातचीत होगी। सबसे पहले ब्रजेश आप बताइए, ग्राउंड जीरो पर फिलहाल क्या चल रहा है, कितनी तैयारी है मध्य प्रदेश में, खास तौर पर दोनों दल कितने तैयार? देखिए, मध्य प्रदेश में मतदान को सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। उस 20 दिन में दोनों पार्टियां चाहती हैं कि अपना सब कुछ झोंक दें। हालांकि बीजेपी का कैंपेन बहुत तरीके से शुरू हो गया है, मगर कांग्रेस अपने कैंपेन में पिछड़ी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में 30 तारीख तक नामांकन भरने का आखिरी दिन है और अभी तक नामांकन भरे जा रहे हैं और कुछ सीटों पर बीजेपी ने अभी तक अपने 2 सीटों पर नाम घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस ने अपनी 7 सीटों पर नाम बदल दिए हैं। आने वाले दिनों में प्रियंका के दौरे के बाद 1-2 सीटों पर नाम और बदले जाने की संभावना बनी हुई है। तो फिलहाल कैंपेन अभी बहुत अच्छे स्तर पर शुरू नहीं हुआ है, मगर जो अमित शाह का आज का दौरा है मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक रहेंगे और 3 दिन में उनके पास अब तक का जो फीडबैक है उसको यहाँ के जो नेता हैं उनको बताएंगे, उनसे बताएंगे कि कहाँ कमजोरियाँ हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, उनको कैसे किस तरीके से कैंपेन और किस तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश में जितने भी सर्वे आए हैं, चाहे मीडिया के हों या चाहे सरकार के वो सर्वे हों, उनमें बीजेपी पिछड़ती हुई लग रही है। बीजेपी अभी तक ग्राउंड पकड़ नहीं पाई है। कांग्रेस के पास जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा उसके पक्ष में है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, कांग्रेसी नेता हो, इस बात को लेकर बेहद उत्साहित है कि इस बार सरकार उनकी बन रही है। हालांकि जमीन पर बीजेपी का काम बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है, लगातार अलग अलग स्तर पर अपना कैंपेन चला रहे हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने अपने 5 बड़े सांसदों को उतारा था साथ, वो सारे बीजेपी भले ही पिछड़ती हुई दिखाई दी, लेकिन ग्राउंड पर आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत आगे जाती हुई दिखाई दे रही है और पीछे पीछे कांग्रेस भी चल रही है। नीरज पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, ग्राउंड पर दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ब्रजेश भी बता रहे थे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ने वाली है? नीरज।
देखिए, चुनाव घोषणा होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों राज्यों में करीब 6-6, 7-7 रैलियां उन्होंने कर ली थी, बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे। और तीनों राज्यों में सभी बड़े नेताओं की जो बॉम्बिंग हो रही है, रैलियों की बॉम्बिंग हो गई, कार्यक्रमों की बॉम्बिंग हो रही, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कांग्रेस भी लिहाज से देखें तो चूंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दो बड़े लीडर हैं, सेंट्रल लीडर, जिनकी डिमांड है, तो दो नेता तीनों राज्यों में घूम रहे हैं। लेकिन चूंकि भाजपा के पास एक सीरीज ऑफ लीडरशिप है, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिश्व शर्मा, स्मृति ईरानी, तो इस वजह से उनके पास लीडर्स की संख्या बहुत है। इस वजह से वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। चूंकि मैं जहां पर हूं जयपुर है, जयपुर में अभी फिलहाल टिकटों का ही निर्धारण होना बाकी है। करीब 76 सीटें ऐसी हैं जिनको अभी निर्धारित किया जाना है। कल रात में केंद्रीय इनकी चुनाव समिति के जो कोर कमेटी के मेंबर्स थे राज्य के, वो सब मीटिंग कर रहे थे, बैठे थे। 30 तारीख को इसकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद जाके कहीं तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, दोनों राज्यों में, ठीक है, भाजपा के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत तेज उनका चुनावी रैलियां चल रही हैं और उनकी तैयारी बहुत तेज है। अब देखना होगा कि ये तैयारी उनके रिजल्ट में कितना परिवर्तित। फिलहाल राजस्थान वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चुनाव बहुत नजदीक। जैनेंद्र, आप जयपुर में इस वक्त मौजूद है, राजधानी है, और वहां पर कितनी तैयार है कांग्रेस दोबारा वापसी के लिए, और बीजेपी कितनी तैयारी कर रही है? बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, पेपर लीक के मामले पर घेर रही है, और इसके अलावा बीजेपी को भरोसा जो बीते 30 सालों से जो रिवाज चला आ रहा है कि हर 5 साल पर सरकार बदलती है, तो उस रिवाज, उस पैटर्न के आधार पर बीजेपी के खेमे में कॉन्फिडेंस है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो एक बार फिर सरकार वापसी के लिए उसने पूरी कमर कसी हुई है। और हमने देखा कि जहां एक तरफ ईडी के छापे पड़े कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर पर, उसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है प्रदेश की, उन्होंने 5 नई गारंटियों का ऐलान कल ही किया था। तो कांग्रेस यहां पर बीते 5 सालों के कामकाज और इसके अलावा अगर फिर सरकार बनी तो लुभावने वादों के भरोसे है। हालांकि जैसा नीरज जी कह रहे थे कि राजस्थान में जो है बिल्कुल आखिर में चुनाव है, अभी यहां तकरीबन 1 महीना चुनाव को है। दोनों ही पार्टियों ने आधी सीटें तो अनाउंस कर दी है, लेकिन आधी सीटें कांग्रेस की बात करें तो 105 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, जिसको लेकर के कल दिल्ली में पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर 30 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक होगी। और यहाँ पर 6 तारीख है। तमाम गारंटियां लेकर के आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, तमाम गारंटियां आ रही हैं और बीजेपी बहुत वादे कर रही है, लेकिन किसको कितना फायदा मिलेगा? हालांकि राजस्थान को बहुत वक्त भी मिला कि आखिर में चुनाव होने हैं, और यहां पर भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। रायपुर लिए चलते हैं, रविकांत वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, वहां पर ग्राउंड पर आप लगातार घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, माहौल को भाप रहे हैं, क्या लग रहा है, कौन मजबूत, किस पर कौन भारी? देखिए, बेहद इंटरेस्टिंग चुनाव है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि यहां पर दोनों ही पार्टियों के लोगों के पास बहुत अच्छे तर्क हैं अपनी जीत के। अगर आप प्रचार की बात करें तो ग्राउंड पे प्रचार बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है, कांग्रेस का अपेक्षाकृत कम दिख रहा है। इसको अगर जीत का कोई पैमाना माने तो इसे जीत का पैमाना माना जा सकता है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी को जीत के लिए ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, कांग्रेस शायद ज्यादा आश्वस्त है। कल हम रमन सिंह के साथ पूरे दिन रहे और हमने देखा कि रमन सिंह अपने राजनांद गांव की सीट के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है, लेकिन बावजूद इसके सुबह से ही उनके कार्यक्रम लगे हुए थे और लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और जनसभाएं कर रहे थे। देर रात तक हम उनके साथ रहे और जनसभाएं हमने देखा, जनसभाओं में भीड़ भी काफी उमड़ रही थी। लेकिन जो कांग्रेस है उसको एक एज है, 14 की संख्या की बीजेपी है और 14 की संख्या से 46 के जादुई आंकड़े को पार करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के पास वोट शेयर भी ज्यादा पिछली बार रहा है, 43% करीब वोट शेयर कांग्रेस का रहा है और 33% वोट शेयर बीजेपी का रहा है। तो ऐसे में वोट शेयर को बढ़ाने की भी चुनौती है और सीटों को बढ़ाने की भी चुनौती है। 14 से बढ़ करके 46 को पार करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उसी के साथ ही ग्राउंड जीरो पर दोनों दल तैयार भी नजर आ रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
राजस्थान में बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव प्रचार में जुड़े सतीश पूनिया ने बीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से बातचीत की है। पूनिया का कहना है कि गहलोत सरकार के दौरान भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। पूनिया ने प्रियंका गांधी पर भी तीखे प्रहार किए। राजस्थान में चुनावी चर्चा के बीच हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और बहुत ही सीनियर लीडर सतीश पूनिया जी। सतीश जी, कल अशोक गहलोत जी ने 7 गारंटी योजनाएं लॉन्च की और उनका कहना है कि ये गारंटी राजस्थान के युवाओं की और राजस्थान के लोगों का भाग्य बदल देगा, भविष्य बदल देगा। और उसके दम पर उनका मानना ये भी है कि कांग्रेस की सरकार उनकी रिपीट हो रही है। क्या आपको लगता है वो गारंटी योजना इस चुनाव में असरदायक साबित होगी? अशोक गहलोत की गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है कि वो जल्दी टूट जाएगी और इसलिए उनकी गारंटी पर राजस्थान की जनता भरोसा नहीं कर रही है। और यही कारण है कि वो कहते जो हैं उससे पहले जब उन्होंने कहा ये बातें, जब यदि वो 18 में करते तो समझ में आती, 19 में करते, 20 में करते, 21 में करते, 22 में करते, वो 23 में गारंटी क्यों याद आ रही है? तो मुझे लग रहा है कि वो अपने खुद ही राजी हो रहे हैं। सी गुफा है। हाँ बिल्कुल, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक सस्ता जरिया निकाला और खुद राजी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि खुद खुश हो जाएं, लेकिन जनता वोट की गारंटी नहीं दे रही। सतीश जी, प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला किया और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया कि मंदिर जाते हैं और 21 रुपये देते हैं, लिफाफा जब खोलते हैं तो 21 रुपये निकलता है। तो क्या लगता है कि चुनाव में इस तरह के मुद्दे या इस तरह की बातें करनी ठीक होती हैं? देखिए, प्रियंका गांधी तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जवाब मैंने कहा पहले भी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश की किसी घटना पर जब ये बयान देती हैं तो क्या राजस्थान में लड़कियाँ नहीं हैं? क्या उनको लड़ना नहीं चाहिए? या वो कितनी बार लड़ी हैं? एक केवल भेंट के चढ़ावे के लिए, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि राजस्थान में आती हैं कोई अपडेट नहीं करता है। मंदिर में तो 1 रुपये का चढ़ावा भी आस्था से जुड़ा है, लेकिन उनको शायद इससे कोई वास्ता नहीं है। वो लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिफाफा में 21 रुपये थे, 1 रुपया था, ये कोई मायने नहीं रखता। आप अपना एजेंडा बताते, आपने जो किया वो बताते, आप जो करने वाले वो बताते, लेकिन उनका डिब्बा खाली है, उनका खुद का लिफाफा खाली है कि उसमें कुछ है नहीं जो जनता के बीच में बता सकें। इसलिए मेरा उनसे जब उन्होंने कहा लोगों को झूठ बोलना, भ्रमित करना, ये उनकी आदत होगी। मोदी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना, ये उनकी फितरत होगी। और उनको लगता है कि ये करने से वो अपने कम्युनल वोट बैंक को लामबंद कर लेंगे, पोलराइज कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी हकीकत देख ली है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्होंने इस असत्य को, इस झूठ को ठीक तरीके से देखा है। जिस प्रदेश में कोई अबला रोटी मांगे और उसकी असमत ले ली जाए, वहाँ क्या मंदिर का लिफाफा मुद्दा है क्या? इसलिए मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इमेच्योर बयान था, इमेच्योर एक्ट था, जिसको राजस्थान की जनता ने देखा है। पहले तो लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते थे, लेकिन उनको बड़ी निराशा हुई। ये उनका जो बयान है वो खलनायिका जैसा है। पूनिया साहब, ये 2 दशक में पहली बार ऐसा देखा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लीडरशिप आइडेंटिफाई नहीं है कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि हम कंबाइंड एफर्ट में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं। तो आप भी उसमें एक चेहरा हैं, 4-5 और लोग हैं। मैंने देखा कि जब यात्रा शुरू हुई तो एक यात्रा को आप लीड कर रहे थे। तो ये माना जाता है कि जो कल के चीफ मिनिस्टर बन सकता है उसमें एक चेहरा आप भी हैं। तो क्या आप अपने आप को मानते हैं कि उस दौड़ में आप सबसे आगे हैं या आप उस दौड़ में शामिल हैं? मैं बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। न मेरी दौड़ है, न मेरी हौड़ है। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, इसलिए मैं उस लिस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। और ऐसा कोई अवसर भी होगा और पार्टी के लिए मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा, तो मैं हाथ जोड़ के भी विनम्रता से मना करूँगा, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का संतरी बनना पसंद करूँगा। मेरी रुचि बाकी किसी काम में नहीं है। पार्टी की सत्ता आए और हम लोग लोक कल्याण का काम करें, जनता हमसे जो अपेक्षा रखती है वो पूरी करें, उसमें कहीं कोई भूमिका होगी तो निश्चित रूप से। लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी प्रायोरिटी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का क्या सीन रहने वाला है? कहाँ तक आप लोग कितनी सीटों तक पहुँचने वाले हैं? कुछ आकलन आप लोगों ने किया, कुछ इंटरनल असेसमेंट? हम 2/3 बहुमत के नज़दीक हैं। मतलब हम 150 तो मेरा क्लेम है कि इतनी सीटों तक हम लोग आएंगे। सर, एक बार फिर से हम जब रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे इसी तरह का। धन्यवाद सर हमको समय देने के लिए, बात करने के लिए। और आइए मध्य प्रदेश के दमोह आपको लेकर चलते हैं। प्रियंका गांधी वहां पर संबोधित कर रही हैं, सुनते हैं।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका स्वागत। श्री कमलनाथ जी, श्री सीपी मित्तल जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री रतन चंद्र जैन जी, श्री अजय टंडन जी, श्री प्रदीप खटीक जी, श्री विजेंद्र लोधी जी, श्री प्रताप सिंह लोधी जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्रीमती ज्योति पटेल जी, आप सबका और सभी नेताओं का, सभी पार्टी के पदाधिकारियों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरे साथ कहिए, भगवान जागेश्वर नाथ जी की, भोलेश्वर महादेव जी की। और आज वाल्मीकि जी की जयंती है, उनको भी बहुत बहुत नमन। ये महारानी दुर्गावती जी की धरती है। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी भी यहीं पे, इसी धरती की एक कहानी है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत वीरों ने 1857 से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक, देश की आज़ादी तक, इस देश के लिए बलिदान दिए, इस देश के लिए लड़े। आप सब जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से मैंने यूपी में काम किया और बुंदेलखंड के कुछ इलाके जो यूपी में हैं, उनका मैंने काफ़ी दौरा किया है, काफ़ी मैं लोगों से मिली, बातचीत की है। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, एक समय में कांग्रेस ने बड़ा पैकेज दिया था बुंदेलखंड के लिए। आज परिस्थितियां कुछ अलग हैं, चुनाव का समय है। आपको आदत होगी कि जो भी नेता आता है, जिस पार्टी का होता है, उस पार्टी के बारे में बात करता है और दूसरी पार्टी की आलोचना करता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो क्या करा, वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करा। और इस तू के बीच आपको ये निर्णय लेना होता है कि आप किसका समर्थन करें। और ये तू में कभी कभी दोनों तरफ से एक ही जैसे लगने लगती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। इजरायली सेना का बड़ा दावा, हमास एयरफोर्स का कमांडर ढेर किया गया। इजराइल सेना का दावा के असेम अबू रकाबा मार गिराया गया। इजरायली सेना ने यह दावा किया है 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग का जिम्मेदार था रकाबा। ये कहा जा रहा है जो नरसंहार हुआ इजराइल में, उसका जिम्मेदार था रकाबा, जिसको ढेर करने की बात इजरायली सेना की तरफ से कही गई है। इजराइल हमास जंग 22वें दिन भी लगातार जारी है और इसी बीच में ये बड़ा दावा किया गया, हमास एयरफोर्स का कमांडर ढेर किया गया है। ये कहा गया 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग का जिम्मेदार था और देखिए इसे ढेर कर दिया गया है। ये इजरायली फोर्स की तरफ से दावा किया हुआ है कि असेम अबू रकाबा को मार गिराया है इजरायली फोर्स ने। तो देखिए आज जंग के 22वें दिन ये बड़ा अपडेट, 7 अक्टूबर जब हमास की तरफ से पहला हमला इजराइल पर किया गया, उसी हमले की प्लानिंग में ये शामिल था, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमास एयरफोर्स कमांडर असेम अबू रकाबा, जिसे इजरायली फोर्स ने मार गिराया है, ये दावा इजरायली सेना की तरफ से किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को जो प्लानिंग थी उसका ये हिस्सा था। इजराइल लगातार गाजा में अटैक कर रहा है, हमास पर लगातार हमले जारी हैं और इसी बीच असेम अबू रकाबा को मार गिराया है इजरायली सेना ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।